नमस्कार। जब म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, तो उसमें अलग अलग कैटेगरी के फंड, पहले तो बहुत कैटेगरी हुआ करती थी, बहुत प्रकार के फंड हुआ करते थे। अब धीरे धीरे सेबी ने इसको रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि इसमें ऐसा होता था कि म्यूचुअल फंड कंपनियां जो थी वो अच्छे अच्छे आकर्षक नाम दे करके अलग अलग स्कीम फ्लोट करती थी, और फिर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो टाइटल बताता था उसमें शायद नहीं होता था, इसलिए कभी कभी इन्वेस्टर का वो मिसलीड किया जाता था, ऐसा होने लगा। इसलिए अब सेबी ने बहुत ही स्पेसिफाई कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि किस प्रकार के फंड होंगे। तो एक तो जैसे हम समझते हैं कि जो उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो कंपनी की साइज है उसके ऊपर से डिवीजन होता है, जो उसकी कैटेगराइजेशन होता है, वो है लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड। और चौथा एक कैटेगरी ऐसी है जो स्मॉल एंड मिड कैप फंड, ऐसी मिक्स्ड कैटेगरी है। और ये चारों का कॉमन फैक्टर है वो ये है कि जो लार्ज कैप फंड है उसमें लगभग 80% लार्ज कैप कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट जो फंड हो उसका। बाकी मिड कैप और स्मॉल कैप में गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि 65% मिनिमम स्मॉल कैप फंड है तो स्मॉल कैप कंपनी में, और मिड कैप फंड है तो मिड कैप कंपनी में 65% मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। कौन सी कंपनी किस कैटेगरी में आती है वो हमने पहले भी देखा है। 1 से लेकर 250 नंबर तक की मार्केट कैप वाली कंपनियां हैं, जो मार्केट वैल्यू जिसे कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो 1 to 250 जो है वो लार्ज कैप, 250 to 500 जो है वो मिड कैप, और उसके बाद वाली सारी कंपनियां स्मॉल कैप में आती है। तो ये आप जब किस फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो जान ले तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जनरली किस यूनिवर्स में से ये कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाएगा। अब मल्टी कैप फंड भी होते हैं जिसमें तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं। इसमें कॉमन, इसके लिए एक कंडीशन ये है कि 65% जो उसका है वो 65% पैसा इक्विटी में होना चाहिए। तो मल्टी कैप फंड अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें स्मॉल कैप भी हो सकता है, मिड कैप भी, और लार्ज कैप शेयर भी हो सकते हैं। तो ये इस प्रकार का इक्विटी का जो कैटेगराइजेशन साइज के हिसाब से, उसके अलावा अलग अलग दूसरे फंड भी कैटेगरी होती है, जैसे कि डिविडेंड यील्ड फंड, जैसे कि वैल्यू फंड, जैसे कि कॉन्ट्रा फंड। तो ये सारे नाम अच्छे हैं। कभी तो ये तीनों फंड जो आप बताता हूँ मैं कैटेगरी, उसमें एक ही चीज़ कॉमन है कि भाई डिविडेंड यील्ड फंड अगर आप करते हैं तो वो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें डिविडेंड का यील्ड अच्छा रहता है। जैसे हम जानते हैं कि नॉर्मल अच्छी ब्लू चिप कंपनी जिसे कहते हैं, उसका डिविडेंड अपने मार्केट प्राइस के ऊपर डिविडेंड जो जितना परसेंट होता है वो डिविडेंड यील्ड कहा जाता है। तो ब्लू चिप कंपनियों में ये डिविडेंड यील्ड 1% ज़्यादा नहीं होता। उस जो 2, 3, 4% के ऊपर डिविडेंड यील्ड होता है वो कंपनियां हाई डिविडेंड यील्ड कही जाती है, और उसमें इन्वेस्ट करने का एक इन्वेस्टर्स को उसमें इंटरेस्ट होता है। तो वो फंड ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा। और बाकी इसमें कंडीशन ये है कि अगर डिविडेंड यील्ड फंड है तो 65% उसके कॉर्पस का ऐसी कंपनियों में किया जाना चाहिए जिसका डिविडेंड यील्ड ज़्यादा हो, बाकी 35% उसी कंपनियों में भी हो सकता है। ऐसा ही वैल्यू फंड जो होते हैं। अब वैल्यू इन्वेस्टिंग, एक अमेरिका के इन्वेस्टर थे बेंजामिन ग्राहम, उन्होंने ये टर्म शुरू किया था 20वीं सदी के शुरुआत में, 1930s में। तो ये वैल्यू इन्वेस्टिंग जो है वो ऐसा है कि वो ग्रोथ से अलग है। ग्रोथ इन्वेस्टिंग होता है जो फास्ट ग्रोथ हो रहा है, वो कंपनियां ग्रोथ कंपनीज कही जाती है। वैल्यू कंपनीज ऐसी है जो जिसका पोटेंशियल बहुत रहता है पर उसका मार्केट प्राइस बहुत कम रहती है। तो ऐसी वैल्यू कंपनीज में इन्वेस्ट करने का भी कुछ इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट होता है। अब अगर ये वैल्यू फंड है तो वैल्यू बेस्ड कंपनीज जो है, और जिसका वैल्यू इन्वेस्टिंग कह सकते हैं हम, उसका उस फंड का इन्वेस्टमेंट 65% होना चाहिए। जो नाम से फंड होता है उसका ये इन्वेस्टमेंट 65% होना चाहिए। कॉमन रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट ने रखी है। अब तीसरे कैटेगरी है कॉन्ट्रा फंड। अब कॉन्ट्रारियन बनना, यानी कि जो जनरल ट्रेंड है उससे अलग सोचना, उससे उल्टा सोचना। तो कॉन्ट्रा फंड, जैसे कि मार्केट में बहुत कंपनी, आईटी की कंपनियां बहुत चलती है, तो आईटी फंड में नहीं लेना, आईटी शेयर नहीं लेना है, दूसरी शेयर कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे जो अभी आजकल ये पॉपुलर नहीं है उस प्रकार की कंपनियों में इन्वेस्ट करना। ऐसे कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट के लिए भी कॉन्ट्रा फंड होते हैं।
और ये कॉन्ट्रा फंड में भी इस प्रकार की कंपनियों में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 65% होना चाहिए, ये गवर्नमेंट की कंडीशन है। और इसके अलावा एक फोकस्ड फंड्स कभी कभी कंपनियां, म्यूचुअल फंड्स की कंपनियां लॉन्च करती है। फोकस्ड फंड ये होता है कि नॉर्मल अगर आप म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम देखें तो लगभग 60-65 से ज़्यादा कंपनियों में इन्वेस्टमेंट एक स्कीम का होता है। अब ये फोकस्ड फंड जो होता है उसका इन्वेस्टमेंट 30 कंपनी से ज़्यादा में नहीं हो सकता है, 30 कंपनी। तो 30 कंपनीज के अंदर ही इसको इन्वेस्ट करना चाहिए जो भी कॉर्पस है। तो इस प्रकार के जो फोकस्ड फंड है वो उसके लिए भी थोड़ी कभी ऐसा हो सकता है कि ओनली 30 कंपनीज में पूरा इन्वेस्टमेंट न कर सके। तो इस फंड के लिए सेबी ने ऐसी छूट दी है कि एटलीस्ट जो टॉप कंपनीज है उसमें 65% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए। तो ये फोकस्ड फंड भी हो सकते हैं, जैसे तो हम आप अगर कंक्लूड करें तो ये वैल्यू फंड भी हो सकते हैं, डिविडेंड यील्ड फंड भी हो सकते हैं, कॉन्ट्रा फंड भी हो सकते हैं और फोकस्ड फंड भी हो सकता है। ये सारे इक्विटी स्कीम के ही भाग है, लेकिन ये या तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर लार्ज स्मॉल मिड कैप हो जाते हैं या तो फिर उसकी इन्वेस्टिंग स्टाइल के हिसाब से हो जाते हैं। ये सारे जो है वो इक्विटी फंड ही है, इक्विटी में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो आप जब निवेश करना चाहें तो आपको यही देखना है कि आप किस प्रकार के फंड में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। इसके अलावा एक सेक्टोरल फंड होते हैं, एक पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे फार्मा फंड, बैंकिंग फंड, FMCG फंड। इस प्रकार के जो फंड होते हैं वो भी, अगर आपको लगता है कि आगे जाकर के फार्मा में बहुत अच्छा होने वाला है तो आप किसी अच्छे फार्मा फंड को देखिए, उसमें रिसर्च करिए और फिर उस फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका ज़्यादा पैसा फार्मा कंपनियों में ही रहेगा। वहाँ पर भी लगभग 80% जो है उस सेक्टर की जो फंड है उसमें रहना चाहिए कंपनियों में, 20% किसी और सेक्टर की कंपनियों में भी हो सकते हैं। तो ये सारे जो इक्विटी फंड है उसकी बात हमने इस बार की। नमस्कार।